नमस्कार। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका की निगरानी और जवाबदेही तय करने के लिए विधायिका के पास कई तरह के तरीके हैं। उनमें प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान विभिन्न विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालय की ओर से दिया जाता है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े विषयों पर सदस्यों ने सवाल पूछे, जिसका संबंधित मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम में हम प्रश्नकाल के दौरान कुछ मंत्रालयों से पूछे गए महत्वपूर्ण सवाल और उससे जुड़े जवाब आपको दिखाएंगे। आज के कार्यक्रम का पहला सवाल जुड़ा है सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री पर रोक के लिए कानून से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद अरुण गोविल ने। उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय से पूछा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अश्लील और सेक्स संबंधी सामग्री के अवैध रूप से प्रसारण को रोकने के लिए वर्तमान में मौजूद तंत्र क्या है, और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कानून इन प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को रोकने के लिए ज्यादा प्रभावी नहीं है, क्या सरकार का मौजूदा कानूनों को और अधिक सख्त बनाने का प्रस्ताव है। इस सवाल का जवाब सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिया। उन्होंने बताया कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत 25 फरवरी 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021, आईटी नियम 2021 अधिसूचित किए हैं। इन नियमों में ऑनलाइन सृजित सामग्री ओटीटी प्लेटफॉर्म के प्रकाशकों के लिए आचार संहिता का प्रावधान है, जिसमें अन्य बातों के साथ ही प्रकाशक से अपेक्षित है कि वो ऐसी कोई भी सामग्री प्रसारित न करे जो वर्तमान में लागू किसी भी कानून द्वारा निषिद्ध है, और नियमों की अनुसूची में दिए गए सामान्य दिशा निर्देशों के आधार पर सामग्री का आयु आधारित वर्गीकरण 5 श्रेणियों में करे। संहिता में यह भी प्रावधान है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए आयु के अनुसार अनुचित सामग्री को प्रतिबंधित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय करेगा। मार्च 2024 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आईटी अधिनियम 2000 की धारा 79(3) ख के प्रावधानों के तहत अश्लील और अशिष्ट सामग्री के लिए 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए इन्हें ब्लॉक किया है। जहां तक यूट्यूब, फेसबुक आदि जैसे मध्यवर्ती प्लेटफॉर्म पर सामग्री का संबंध है, आईटी नियम 2021 ऐसे प्लेटफॉर्म पर स्वयं उचित प्रयास करने और अपने कंप्यूटर संसाधन के उपयोगकर्ता को जानबूझकर ऐसी कोई भी जानकारी को होस्ट, डिस्प्ले, अपलोड, संशोधित, प्रकाशित, प्रसारित नहीं करने का दायित्व डालता है जो अश्लील, पोर्नोग्राफिक, पीडोफिलिक, शारीरिक गोपनीयता सहित किसी अन्य की गोपनीयता का उल्लंघन हो, लिंग के आधार पर अपमानजनक या उत्पीड़न वाली हो, नस्लीय या जातीय रूप से आपत्तिजनक हो, या जो बच्चों के लिए हानिकारक हो। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है आकांक्षी जिलों से संबंधित कार्यक्रम से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद राम शिरोमणि वर्मा ने। उन्होंने अपना सवाल योजना विभाग से पूछा। उन्होंने जानना चाहा कि आकांक्षी जिलों के चयन से संबंधित मानदंडों का ब्यौरा क्या है, क्या सरकार ने आकांक्षी जिलों से संबंधित कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में कोई शोध या अध्ययन किया है, और अगर हाँ तो इस बारे में क्या जानकारी है। पिछले 3 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के आकांक्षी जिलों, विशेषकर श्रावस्ती और बलरामपुर जिलों के विकास के लिए सरकार द्वारा आवंटित और उपयोग की गई धनराशि के बारे में क्या जानकारी है। पिछले 5 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा उपयोग किए गए सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक संकेतकों के निष्कर्षों के आधार पर उत्तर प्रदेश के आकांक्षी जिलों के प्रदर्शन का ब्यौरा क्या है, और चरण 1 के तहत चिन्हित उत्तर प्रदेश के आकांक्षी जिलों के विकास की वर्तमान स्थिति क्या है। इस सवाल का जवाब योजना विभाग में राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने दिया। उन्होंने बताया कि आकांक्षी जिलों का चयन प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। आगे अपने जवाब में उन्होंने बताया कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम के संचालन और प्रभाव का आकलन स्वतंत्र रूप से किया गया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने इन कार्यक्रमों का व्यापक मूल्यांकन किया है। प्रतिस्पर्धा मूल्यांकन संस्थान ने भी कार्यक्रम का व्यापक मूल्यांकन किया है। दिसंबर 2020 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम एक मूल्यांकन शीर्षक वाली प्रस्तुत यूएनडीपी रिपोर्ट में पुष्टि की गई है कि क्षेत्रवार विकास, अभिसरण के माध्यम से बेहतर शासन और प्रतिस्पर्धी संघवाद के माध्यम से त्वरित विकास जैसे विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। ये प्रगति सुदृढ़ नेतृत्व, तत्क्षण निगरानी, डेटा संचालित निर्णय लेने और क्षमता निर्माण जैसे कारकों से प्रेरित है। इसके अलावा प्रतिस्पर्धा संस्थान ने इस बात पर प्रकाश डाला कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम के लगभग सभी जिलों ने बेसलाइन की तुलना में प्रमुख विकास मानदंडों में सुधार दर्शाया है। इस कार्यक्रम ने सर्वाधिक वंचित क्षेत्रों के लाभ को लक्षित करके सामाजिक प्रभाव और न्याय को सफलतापूर्वक बढ़ावा दिया है।
डेल्टा रैंकिंग प्रणाली ने प्रतिस्पर्धा और गतिशील संस्कृति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, जिसे पिछले 3 वर्षों में कई अल्प प्रदर्शन वाले जिलों को अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रेरित किया है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत ये जिले कार्यक्रम की डेल्टा रैंकिंग पद्धति के माध्यम से प्राप्त वित्तीय अनुदानों का उपयोग करके महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने के लिए विभिन्न विकासात्मक परियोजनाएं संचालित करते हैं। आकांक्षी जिला कार्यक्रम स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में 49 प्रमुख निष्पादन संकेतकों के आधार पर आकांक्षी जिलों की प्रगति की निगरानी करता है। ये चैंपियंस ऑफ चेंज पोर्टल पर भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है अटल नवाचार मिशन के अंतर्गत सक्रिय अटल टिंकरिंग लैब से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद बैजयंत पांडा ने। उन्होंने योजना विभाग से पूछा कि अटल नवाचार मिशन के अंतर्गत देश भर में विशेष रूप से ओडिशा में स्थापित की गई सक्रिय अटल टिंकरिंग लैब की संख्या कितनी है? क्या स्कूली बच्चों पर एटीएल के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए कोई आकलन किया गया है, जिसमें नवाचार और जिज्ञासा को बढ़ावा देने में इन प्रयोगशालाओं के लाभ और परिणाम सम्मिलित हैं? सरकार द्वारा AIM के अंतर्गत विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में एटीएल की पहुंच को और बढ़ाने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है? और स्कूली छात्रों में जिज्ञासा और रचनात्मकता पैदा करने के लिए एटीएल को किस तरह से डिजाइन किया गया है और इसे प्राप्त करने के लिए कौन सी विशिष्ट गतिविधियों का दृष्टिकोण लागू किए जा रहे हैं? इस सवाल का जवाब योजना विभाग में राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने दिया। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि अटल नवाचार मिशन नीति आयोग ने देश भर में कुल 10,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की हैं, जिनमें से 331 एटीएल ओडिशा में स्थापित की जा चुकी हैं। नीति आयोग के AIM ने स्कूली बच्चों पर एटीएल के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एक स्वतंत्र तृतीय पक्ष प्रभाव मूल्यांकन किया है। मूल्यांकन रिपोर्ट AIM की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है और यहाँ देखी जा सकती है। AIM ने सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं कि एटीएल का लाभ देश के ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों तक पहुंचे। AIM द्वारा स्थापित 10,000 एटीएल में से 5,692 एटीएल ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित की गई हैं। इसके अलावा 10,000 एटीएल में से 1,022 एटीएल आकांक्षी जिलों में स्थापित की गई हैं, जबकि 375 एटीएल आकांक्षी ब्लॉकों में स्थापित की गई हैं। एटीएल एक समर्पित कार्यस्थल है जहां युवा अपने विचारों को स्वयं करें मोड के माध्यम से आकार दे सकते हैं और नवाचार कौशल सीख सकते हैं। युवा छात्रों को STEM की अवधारणाओं को समझने के लिए उपकरणों और साधनों के साथ काम करने का मौका मिलता है। एटीएल में 21वीं सदी की किट और उपकरण जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, ओपन सोर्स, माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड, सेंसर और 3D प्रिंटर और कंप्यूटर भी शामिल हैं। AIM नियमित रूप से स्कूली छात्रों में रचनात्मकता और जिज्ञासा पैदा करने के लिए प्रदर्शनियों, कार्यशालाओं, वेबिनार, व्याख्यान श्रृंखला आदि का आयोजन करता है। AIM ने 21वीं सदी के कौशल पर शिक्षण संसाधन विकसित किए हैं जो नवीनतम प्रौद्योगिकियों को शामिल करते हुए सभी छात्रों के लिए उपलब्ध हों। इसके अलावा AIM छात्रों को अपनी नवीन परियोजनाओं को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक मंच प्रदान करता है और इसके लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं और चुनौतियों का भी आयोजन करता है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है PM गति शक्ति योजना से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद मुरारी लाल मीणा ने। उन्होंने रेल मंत्रालय से पूछा कि रेलवे की PM गति शक्ति योजना के अंतर्गत बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में कितना सुधार हुआ है, योजना के अंतर्गत किस प्रकार परियोजनाओं की लागत में कमी आई है और ईस्ट कोस्ट रेल लाइन आदि सहित उनके नाम और ब्यौरे क्या है। योजना के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय किस प्रकार सुनिश्चित किया गया है और क्या योजना के अंतर्गत किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है, अगर हाँ तो इसका ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिया। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि किसी रेल परियोजना का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा वन संबंधी स्वीकृति, लागत भागीदारी परियोजनाओं में राज्य सरकार द्वारा अपना अंशदान जमा करना, परियोजनाओं की वरीयता, बाधक जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सार्वजनिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भौगोलिक और स्थलाकृतिक स्थितियां, परियोजना स्थल में कानून और व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों के कारण परियोजना स्थल के लिए वर्ष के दौरान कार्य के महीनों की संख्या जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। अक्टूबर 2021 में प्रधानमंत्री द्वारा PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ किए जाने से अवसंरचनात्मक परिवहन परियोजनाओं की योजना निर्माण और क्रियान्वयन में परिवर्तनकारी दृष्टिकोण आया है। NMP ने संबंधित मंत्रालयों, राज्य सरकारों, विभागों के बीच सहयोग के माध्यम से रेलवे, शिपिंग, सड़क मार्ग, दूरसंचार, पाइपलाइन जैसे अवसंरचनात्मक क्षेत्रों के बीच समन्वय स्थापित किया है, जिससे परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने में तेजी आई है।
और साथ ही तीव्र गति से योजना बनाई जा सकी है। भारतीय रेल ने अपनी परियोजना नियोजन प्रक्रिया में गतिशक्ति के सिद्धांतों को आत्मसात किया है और अब सभी नई लाइन, अमान परिवर्तन और दोहरीकरण परियोजनाओं का सर्वेक्षण, एकीकृत योजना बनाने, संभार तंत्र दक्षता में वृद्धि और रणनीतिक महत्व के स्थानों, सीमावर्ती क्षेत्रों, औद्योगिक समूहों, पत्तनों, खदानों, विद्युत संयंत्रों, गांव से संपर्कता स्थापित करने सहित जनता, वस्तुओं और सेवाओं की निर्बाध आवाजाही के लिए बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में मल्टी मॉडल संपर्कता अवसंरचना के विकास के लिए प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत शुरू किया गया है। पूर्व तट रेलवे जोन सहित भारतीय रेल में लगभग 566 रेल परियोजनाओं को गतिशक्ति GIS प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध किया गया है और इस प्लेटफॉर्म पर अधिक से अधिक परियोजनाओं को सूचीबद्ध योजनाबद्ध किया जा रहा है। पीएम गतिशक्ति संस्थागत तंत्र का उपयोग भूमि के सर्वेक्षण, भूमि के रिकॉर्ड, मार्ग संरेखण के लिए बड़े पैमाने पर किया जा रहा है और इससे विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की गुणवत्ता में वृद्धि हुई है और परियोजना लागत का वास्तविक आकलन हुआ है। विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों के बीच बेहतर निर्णय लेने और समन्वय सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सचिवों का विशेषाधिकार प्राप्त समूह, नेटवर्क नियोजन समूह और तकनीकी सहायता इकाई की एक त्रिस्तरीय संस्थागत व्यवस्था स्थापित की गई है। भारत सरकार में सभी बड़े अवसंरचनात्मक परियोजना प्रस्तावों की योजना पीएम गतिशक्ति NMP के तहत बनाई जा रही है और केंद्रीय स्तर के NPG द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है और समन्वय नेटवर्क नियोजन समूह की नियमित बैठकों के माध्यम से 6 स्तंभों व्यापकता, वरीयता, अनुकूलन, समन्वय, विश्लेषणात्मक और गतिशीलता पर आधारित है। भारतीय रेल पर केवल पिछले 2 वर्षों 2022-23 और 2023-24 के दौरान 10,552 किलोमीटर नई पटरियां कमीशन की गई हैं। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है PMGKAY के प्रभाव से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद दुष्यंत सिंह ने। उन्होंने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से पूछा कि राजस्थान में खाद्य सुरक्षा और लाभार्थियों की संतुष्टि पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के प्रभाव सहित आंकड़ों से संबंधित ब्यौरा क्या है। क्या राजस्थान में पहचान की गई विकसित मॉडल उचित दर की दुकानें जो बैंकिंग और डाक सेवाओं सहित कॉमन सर्विस सेंटर सेवाएं प्रदान करती हैं, इनके संबंध में राज्यवार विशिष्ट आंकड़े उपलब्ध हैं? अगर हाँ तो ब्यौरा क्या है। क्या मंत्रालय ने राजस्थान में मॉडल उचित दर दुकानों और PMGKAY की प्रगति और प्रभावकारिता का पता लगाने के लिए किसी निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना की है? अगर हाँ तो इसके बारे में क्या जानकारी है। और लाभार्थियों की पहचान में वृद्धि करने और खाद्यान्न आवंटन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान में राशन कार्डों के डिजिटलीकरण का ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री नीमूबेन जयंतीभाई वामबड़िया ने दिया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को राजस्थान राज्य में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा रहा है। वर्तमान में 446.62 लाख व्यक्तियों की अपेक्षित कवरेज के प्रति राजस्थान राज्य ने PMGKAY के अंतर्गत निःशुल्क खाद्यान्नों का वितरण करने के लिए 440 लाख अभ्यर्थियों की पहचान की है। विभिन्न संबंधित राज्य संघ राज्य क्षेत्र के परामर्श से CSC सेवाओं के वितरण के लिए CSC ई-गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्तमान में राजस्थान राज्य में 3,436 उचित दर दुकानें सामान्य सेवा केंद्र प्रदान करती हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली केंद्र और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के अंतर्गत प्रचालित की जाती हैं। केंद्र सरकार खाद्यान्नों की खरीद, आवंटन और भारतीय खाद्य निगम के निर्दिष्ट डिपो तक इनके परिवहन के लिए जिम्मेदार है। राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर खाद्यान्नों के आवंटन और वितरण, पात्र लाभार्थियों परिवारों की पहचान करना, उन्हें राशन कार्ड जारी करना और उचित दर दुकानों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण और निगरानी संबंधी प्रचालनात्मक जिम्मेदारियां संबंधित राज्यों संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की होती है। NFS से लाभार्थियों द्वारा संपर्क करने और उनकी शिकायतों के निवारण तथा किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज करने के लिए सभी राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में हेल्पलाइन नंबर 1967-1800 राज्य श्रेणी नंबर चालू है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार ने शिकायत निवारण के लिए उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1800-180-6030 की भी शुरुआत की है। राजस्थान राज्य में सभी राशन कार्डों और लाभार्थियों की डेटाबेस को पूर्णतः डिजिटल कर दिया गया है। लाभार्थियों के बायोमेट्रिक प्रमाणन के माध्यम से खाद्यान्नों का पारदर्शी वितरण करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल उपकरण संस्थापित करके 25,579 से अधिक उचित दर दुकानों को स्वचालित कर दिया गया है।